Okay, student. Today's now we are going discuss to some previous year board examination questions. जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करे हुए थे, उसी के आगे 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करेंगे। आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से आएगा, why does current in a steady state not flow in a capacitor connected across a battery? However, momentary current does flow during charging or discharging of the capacitor. इसके लिए पहले आप एक फिगर देख लीजिए। इस फिगर में जैसे कि आपने देखा, यहां पे अगर एक कैपेसिटर ये यहां पे आप देख रहे हैं लगा हुआ है, और यहां पर एक आपने देखा कि एक बैटरी है, इन दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, हाउएवर मोमेंटरी करंट डज नॉट फ्लो ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की कंडीशन में मोमेंटरी करंट जो है वो फ्लो क्यों नहीं होगा, इसका रीजन दीजिए। तो यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि स्टेडी स्टेट में नो करंट फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर। स्टेडी स्टेट कंडीशन में अगर आप देखेंगे कैपेसिटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज वी हैव 2 सोर्सेज। यहां पे आपने देखा हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, जिसमें से एक क्या है, बैटरी है, और दूसरा आपने देखा एक फुली चार्ज कैपेसिटर है, और इक्वल पोटेंशियल के हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन द ऑपोजिशन। दूसरा यहां पे आप देखेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देयर इज अ मोमेंटरी फ्लो ऑफ करंट एज द पोटेंशियल ऑफ द 2 सोर्सेज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटरी करंट डज नॉट फ्लो ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, ए टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी। एक कोई टेस्ट चार्ज फिगर में आप देख रहे हैं वो विदाउट एक्सेलरेशन ए से सी की तरफ मूव कर रहा है, अलोंग द पाथ फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी। पहले वो ए से बी पे जा रहा है, फिर देन बी टू सी पे जा रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज सोन इन द फिगर। जैसे कि फिगर में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखलाई गई है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसमें इन्होंने क्या रखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी पॉइंट के बीच में हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोल के रखा हुआ है, एट विच पॉइंट ऑफ द 2 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड व्हाई। ए और सी पॉइंट में से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी और क्यों होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार हम लोग फिगर देख लेते हैं। फिगर में जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसे आपने देखा कितने हैं हमारे पास में, 2 0। ए यहां पे अगर आप देखेंगे वो कितना है, 6,0, और बी पॉइंट पे अगर आपने देखा 2,3। तो अगर AC के बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड कर लें, तो AC की डिस्टेंस यहां पर आपके पास में अगर आप देखेंगे ये डिस्टेंस यहां पे आपके पास में आ जाएगी, दैट इज 4। ये डिस्टेंस हम लोगों ने 4 फाइंड आउट कर ली है। यहां हम लोग एक बात देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर होता है वो कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव नेचर के बारे में प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा विल डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोड पाथ। जो वर्क डन होगा वो फॉलोड पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो आप ए से बी पे जा रहे हैं फिर या बी से सी पे आ रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही वर्क डन डिपेंड करेगा। तो इसके लिए वर्क डन का अगर हम लोग फॉर्मूला देख लें तो W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D,
और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू QE, तो F की जगह अगर हम लोग QE यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे D जो है हमने 4 वैल्यू फाइंड आउट करी, तो एंगल E और D, इलेक्ट्रिक फील्ड और D के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, और यहाँ पे cos 180 डिग्री का जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा -4QE। आगे इसी में हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर डिफरेंस हम लोग A और C पॉइंट के लिए बात करें तो आपको मालूम है कि VA माइनस VC इज इक्वल टू W/Q, और यहां पे आप देखेंगे W हमारे पास में -4QE है और नीचे Q से हम लोग कैंसिल करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आई दैट इज -4E। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने A और C पॉइंट के बीच में फाइंड आउट किया -4E। स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट में जैसे इन्होंने इसी में क्वेश्चन में बोल के रखा था कि एट विच पॉइंट ऑफ द टू इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई, इन दोनों में से बतलाओ किस पोटेंशियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू A पॉइंट पर या C पॉइंट पर ग्रेटर होगी, उसका क्या रीजन है। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन में आपको यहां से क्लियर है कि VC इज ग्रेटर देन VA होगा, VC की वैल्यू VA से ग्रेटर होगी क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है, और जब डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम लोग बोल सकते हैं कि VC इज ग्रेटर देन VA। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the charge on the capacitor as shown in the circuit। एक इस तरीके से आपने देखा सर्किट है हमारे पास में, और इस सर्किट में आपसे इन्होंने कह के रखा हुआ है कि इस सर्किट में कैपेसिटर जो दिखलाया गया आपको 6 माइक्रोफैरेड का, उस पे बतलाइए कितना चार्ज है, हम लोगों को चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले कि जो कैपेसिटर है आपका ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन द डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के लिए जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को शो करता है। ये चीज आप लोग अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ोगे जब वहां पे आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो डीसी होता है डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो वहां पे अगर आप देखोगे कि जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को शो करेगा डीसी सर्किट के लिए, देयरफॉर नो करंट फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर। तो एक चीज तो यहां से क्लियर ही हो जाती है कि कैपेसिटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मैं एक बार फिर से अपनी बात क्लियर कर दूं कि जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को शो करता है डीसी सर्किट के लिए, क्योंकि आपको मालूम है डीसी सर्किट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आप देखेंगे 0 होती है, या आप पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। और जब ये कोई करंट फ्लो नहीं करेगा कैपेसिटर के थ्रू, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा अगर आप इन्हें देख लोगे 10 ओम और 20 ओम को, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके हैं यहाँ पे, और जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट इज 10 + 20 कितना हो जाएगा आपका 30 ओम। इसके बाद में अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि करंट की बात कर लेते हैं कि करंट कितना होगा, तो अगर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करें यहाँ पे I = V/R, तो आपको मालूम है V का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है 2 वोल्ट, और R यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इज कितना है 30 ओम जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट निकाला। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे दैट इज 1/15 एम्पियर। तो करंट बच्चों हम लोगों ने यहाँ से 1/15 एम्पियर फाइंड आउट कर लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें कि पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो V = IR लगा देंगे, I का वैल्यू 1/15 है ही हमारे पास में। रेजिस्टेंस अगर हम लोग देख लेंगे तो कितना है 10 ओम, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 2/3 वोल्ट। और चार्ज Q = CV से आपको मालूम है C कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड दिया है, V 2/3 है, तो कैलकुलेट करके इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका चार्ज यहाँ पे कितना आया 4 माइक्रोकूलम। इस तरीके से हम लोगों ने जो कैपेसिटर है उसका चार्ज फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स,
आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें, इस क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है इन्होंने, फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। दो कैपेसिटर C1 और C2 हैं, दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है, 1 माइक्रोफैरड है और उन्हें एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इनिशियली स्विच S इज क्लोज्ड, शुरुआत में आप देखेंगे स्विच S को इन्होंने क्या किया, क्लोज किया। आफ्टर सम टाइम S इज लेफ्ट ओपन, कुछ टाइम बाद S को इन्होंने ओपन कर दिया एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 are inserted to fill completely the space between the plate of the two capacitors। यहां पे इन्होंने क्या किया कि जब इसको पहले तो जो स्विच S था इसको क्लोज किया और फिर कुछ देर के बाद में स्विच S को ओपन करने के साथ साथ एक कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 की स्लैब को इंसर्ट कर दिया कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच में। तो पहले पार्ट में इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हाउ विल द चार्ज, सेकेंड पार्ट में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब आर इंसर्टेड। जब स्लैब को हम लोग इंसर्ट कर देंगे C1 और C2 के बीच में तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर यहां पर क्या फर्क होगा। तो पहले देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग एक चीज क्लियर कर लें, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एक फिगर इस तरीके से आपको दिया गया है जिसमें दो कैपेसिटर, एक बैटरी 6 वोल्ट की जुड़ी हुई है थ्रू अ स्विच S। पहले स्विच S को इन्होंने क्या रखा है, क्लोज किया, फिर आफ्टर सम टाइम इन्होंने स्विच S को लेफ्ट ओपन कर दिया और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 की मेटालिक स्लैब को C1 और C2 के बीच में कंप्लीटली फिल कर दिया। अब आपसे इन्होंने पूछा है कि हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब आर इंसर्टेड। जब हम लोग स्लैब को रख देंगे तो इनके चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एक बार पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं और अच्छे से, और यहां पे सबसे पहली बात समझते हैं जो उन्होंने पहले पॉइंट बोला था, व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड। देखो जब स्विच S क्लोज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज 6 वोल्ट, क्योंकि हम लोगों को मालूम है C1 और C2 ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्विच को S क्लोज करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो दोनों पे कैसा होगा, सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर सेम हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो V1 इज इक्वल टू V2 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। और जैसे कि फिगर में दोनों कैपेसिटर की वैल्यू दी गई है 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। अब हम लोग बात कर लेते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। तो Q1 इज इक्वल टू Q2, चूंकि दोनों का अगर आप देखेंगे V1 और V2 C1 C2 सेम है तो चार्ज भी दोनों का सेम होगा, दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू CV। वैल्यू पुट करने पर अगर आप देखेंगे दैट इज 1 माइक्रोफैरड और V का वैल्यू हम लोगों ने रखा 6 वोल्ट, तो 6 माइक्रोकूलम दोनों कैपेसिटर का चार्ज आ गया। ये कंडीशन स्टूडेंट्स कब की थी, जब स्विच S को हमने क्लोज किया, तब दोनों कैपेसिटर पर आपने देखा चार्ज कितना आपको देखने को मिला, 6 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम। बट अब सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या क्या रखा कि जब हम लोग स्विच को क्लोज कर ओपन कर देते हैं तो व्हेन स्विच इज S इज ओपन द पोटेंशियल डिफरेंस C1 रिमेन 6 वोल्ट। देखिए जब स्विच S को ओपन करेंगे तो C1 जो अगर आप देख रहे हैं वो तो देखो अभी भी हमारे पास में इससे बैटरी से आपने देखा कि जुड़ा हुआ है, तो इसका तो जो पोटेंशियल होगा डिफरेंस C1 का वो अभी भी 6 वोल्ट होगा, जबकि चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 रिमेन 6 माइक्रोकूलम, चार्ज सेम रहेगा आफ्टर अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं ऑन ईच द कैपेसिटर। तो अगर हम लोग नए कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा दोनों का, तो जब हम लोग स्विच S ओपन करते हैं तो C1 डैश इज इक्वल टू C2 डैश इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे 3 into 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास में 3 into 1 माइक्रोफैरड।
तो चार्ज की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि C1 पर चार्ज क्या होगा। तो C1 पर चार्ज के लिए बात कर लेते हैं, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 डैश V1, तो 3 इंटू 6 18 माइक्रोकूलम। और अगर हम लोग C2 की बात करेंगे तो C2 पे चार्ज सेम रहेगा, C2 पर चार्ज हमारे पास में 6 माइक्रोकूलम होगा। और अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो अगर आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 रिमेन्स 6 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 की वैल्यू अगर हम लोग बात कर लेते हैं कितनी आई, तो V2 डैश इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2 डैश। और Q2 की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे कितना निकाला हुआ है, 6 माइक्रोकूलम, C2 डैश 3। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आफ्टर इंसर्टिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ पे ये 2 वोल्ट आ जाएगा V2 की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे। और चार्ज यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो Q1 डैश आपने देखा 18 माइक्रोकूलम ऑन C2 और Q1 पर आपने देखा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करें इसके बाद में, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, a parallel plate capacitor C1 having charge Q connected to a identical uncharged capacitor C2 in series, what would be the charge accumulated on the capacitor C2? क्वेश्चन में इन्होंने एक क्या रखा है, एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है C1 जिस पर चार्ज Q है, जिसे एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर C2 से हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं। What would be the charge accumulated on the capacitor C2? कैपेसिटर C2 का चार्ज इन्होंने क्या रखा है, क्या है। फिर आगे इसी क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड in turn in series and parallel combination to the common source of, यहाँ पे दिया है B बोल्ट। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एनर्जीज स्टोर्ड इन द टू कॉन्फ़िगरेशन, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को एनर्जी फाइंड करनी है। तो बच्चों जैसे पहले वाले पार्ट में इन्होंने पूछा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 जिसका चार्ज Q कनेक्ट किया गया आइडेंटिकल, दूसरा एक C2 सीरीज में जोड़ देते हैं, बताओ चार्ज कितना यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा C2 के लिए। तो पहले हम यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दें, सिंस द कैपेसिटर C2 इज अनचार्ज, जब कैपेसिटर C2 आपको मालूम है कैसा है, अनचार्ज है, जब अगर हम लोग उसे किसी आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 से Q को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इक्वली चार्ज वो क्या करेगा, शेयर करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो C2 होगा, जैसे टोटल चार्ज आपने देखा था Q था, तो वो चार्ज इक्वल जब शेयर करेगा तो C2 पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। बी पार्ट में जैसे उन्होंने क्या रखा है कि 3 कैपेसिटर हैं 3 माइक्रोफैराड के, अगर उन्हें सीरीज में जोड़ दें तो हमें एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो इस तरीके से 3/3 कैंसिल करके अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में अगर आप डायरेक्ट ऐड करेंगे इनको तो पैरेलल में 3 + 3 इज इक्वल टू इनका अगर आप देखेंगे 9 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला इनका सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो हमें क्या देखने को मिला, 1 माइक्रोफैराड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों हमने देखा वो क्या मिला हम लोगों को, 9 माइक्रोफैराड। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड के लिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, U = ½ CV² होता है इस तरीके से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी पुट करने पर, तो आप यहां पे लिख सकते हैं इस तरीके से 10⁻⁻⁶/2 ये V², क्योंकि V वोल्ट से यहां पे कनेक्ट किया गया था। अगर पैरेलल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पैरेलल में आपको मालूम है, पैरेलल में चूंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैराड था, तो पैरेलल में आप देखेंगे इस तरीके से वैल्यू हम लोग यहाँ पे इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम लोगों को U सीरीज और U पैरेलल का रेशियो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग यहाँ पे रेशियो देखेंगे कितना आएगा, देन ये रेशियो आएगा आपका 1:9।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक फिगर है, दो केसेस दिखलाए गए हैं। पहले केस में इन्होंने कह के रखा हुआ है द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन द टू वेज। एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको दो तरीके से इन्होंने फिल किया। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, पहले आपने देखा फर्स्ट पार्ट में बच्चों, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है यहाँ पे, जो उसको फुल्ली इन्होंने, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसको फुल्ली इन्होंने यहाँ पे इमर्स कर दिया यहाँ पे बिटवीन द प्लेट डी में। सेकेंड केस में आपने देखा यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, पहले इतने स्पेस में इन्होंने इसको K1 को यहाँ पे रखा, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे dy2, यहाँ पे जैसे आपने देखा इसमें इन्होंने K2 को रखा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखने वाली बात ये होगी कि दोनों ही कंडीशन में जो एरिया है वो इक्वली इन्होंने कवर किया है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, द कैपेसिटेंस ऑफ द न्यू कैपेसिटर इज सेम इन द टू केसेस, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2। इन्होंने क्या रखा है कि अगर इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस, यहां पे जैसे मान लीजिए हम लोग इसकी वैल्यू C डैश ले लेते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे C डबल डैश ले लेते हैं, अगर इनका कैपेसिटेंस आपस में इक्वल है तो K1 और K2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करिए। ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। पहले केस में जब यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे इसको इमर्स किया गया है, जिसका बीच में D है, तो यहाँ पे C डैश इन फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं इन फर्स्ट केस, पहले केस में C डैश इज इक्वल टू, आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये इक्वेशन नंबर 1 यहां पे हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं। अगर केस सेकंड की बात कर लेते हैं कि इन केस सेकंड में क्या होगा, तो बच्चों केस सेकंड में हम लोग इनकी दोनों की वैल्यू अलग अलग कवर करते हैं, चूंकि डाइलेक्ट्रिक K1 ने dy2 डिस्टेंस कवर करी और D2 ने, जो K2 है उसने भी dy2 कवर करी, बट एरिया दोनों ने इक्वल करा। तो अगर इनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करें तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे K1A, और अगर अपॉन देखेंगे दैट इज dy2, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट K1A, और अपॉन नीचे अगर आप देखेंगे दैट इज D। C2 की बच्चों बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K2A, और अपॉन नीचे अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर dy2, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे K2A, और अपॉन नीचे यहाँ पे D। और एक चीज हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि ये जो दोनों यहाँ पे C1 और C2 हम लोगों ने लिए हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन सीरीज, तो आप देखेंगे 1 अपॉन C डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अपॉन C2। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D, और प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D, और यहाँ पे ये D ऊपर चला जाएगा, और उसको अगर हम लोग कॉमन लेंगे D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो इन ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इस तरीके से आगे ये 1 अपॉन C डबल डैश की वैल्यू आ रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे C डबल डैश की बच्चों वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टेप और यहाँ पे अगर हम लोग देख लें, 1 अपॉन C डबल डैश इज इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पे अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो K1 प्लस K2, और अपॉन यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इज K1 K2, तो C डबल डैश इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन यहाँ पे K1 K2, और अपॉन नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा K1 प्लस K2। तो जब हम लोग इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, या रेशियो सॉरी नहीं, इन्होंने ये बोला था कि वेयर यहाँ पे C डैश इज इक्वल टू C डबल डैश, ये गिवन है, तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज ये मिस्टेक करी है कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो यहाँ पे ये हमें K लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे K रखेंगे तो C डैश की जगह हम लोग यहाँ पे रखेंगे एप्सिलॉन नॉट
के ए अपॉन डी, और सी डबल डैश की जगह हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यहां पर अगर आप देखेंगे K1 K2 और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा K1 प्लस K2। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से अगर हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो रिलेशन हमारे पास में आएगा K इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन नीचे K1 प्लस K2। तो ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरीके के और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप कंटिन्यू रखिएगा इसको। ओके, थैंक यू।